Hello friends, my name is Reena Sen and welcome to my YouTube channel RBS Official। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम है ना बहुत नज़दीक आ चुका है हमारे। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि भी जिससे हमारा जो हिंदी साहित्य है वो कवर हो जाए एक या दो वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज मैं ना आपके लिए जो आदिकाल है उसके ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हमारे पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एस्टेट ही नहीं, और भी एग्ज़ाम होते हैं, KVS है, NVS है या फिर DSS भी है। तो इनमें भी क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखेंगे मेरे साथ में। ठीक है, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं और आते भी हैं, अगर ये वीडियो ना आपके लिए ना केवल एचटेट में बल्कि और एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांस्कृतियायन ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो देखो, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? क्यों ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, कि वीर गाथा काल जो है ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आते हैं एस्टेट में भी। ठीक है, और देखो ये BPGT 2005 परीक्षा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। चलिए इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। देखो, डॉक्टर ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? चारण काल दिया है। मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल का है। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल का है। किसको कहा है? जो हमारा प्रारंभिक काल है या फिर आदिकाल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। और यही हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा गया था। राहुल सांस्कृतियायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल का है। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा है कि भाई विश्वनाथ प्रसाद जी ने मिश्र वीर काल का है। किसको कहा? आदिकाल को या फिर हमारे प्रारंभिक काल को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। अब ये जो आदिकाल नाम दिया ना, ये नाम जो है बहुत प्रख्यात है। आप कहीं भी देखोगे आपको ये नाम मिलेंगे, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। तो इस प्रकार से जो आदिकाल है फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल या संधि काल। देखो, एक चारण काल के अगर आपको कोई पूछे तो चारण काल दिया है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन अगर आपको चारण काल के साथ संधि काल भी पूछे कि चारण काल या संधि काल किसने कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो हमें ये बताना है कि किसने जो नाम है वो नहीं दिया है। देखो, बीज वपन काल, मिश्र बंधु, यही गलत हो गया हमारा। ठीक है, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत युग, राहुल सांस्कृतियायन, बिल्कुल ठीक है। संध्यम चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है 1 ही राइट हो जाएगा। और राइट क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने अशुद्ध ही पूछा है। ठीक है, अब देखो कैसे, क्योंकि जो मिश्र बंधु है ना, तो मिश्र बंधु ने क्या कहा? मिश्र बंधु ने तो प्रारंभिक काल का है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? मिश्र बंधु को बीज वपन काल बता दिया। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे ही, ये ऑप्शन जो 1 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, जो पहला क्वेश्चन था वही दे दिया, और ये TGT 2009 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम किसने दिया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि आदिकाल को वीर गाथा, ये फिर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है बार बार कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो ये किसने कहा है भाई, ये कहा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अब देखो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल युग, एक मिनट, हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव प्रसाद सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल रसाल ने, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो राइट हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग अभी मैंने आपको बताया, ये किसने कहा है, ये कहा है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, देखो यही क्वेश्चन है ना बार बार आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखो ये इसमें 2017 की GIS की परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है, ये PGT की परीक्षा 2004 में हुआ था और ये 2009 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख के चलने की, जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो कौन सा है भाई, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल ये भी है, राहुल सांस्कृतिक, TGT 2001 में आया हुआ है। ठीक है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है। तो आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, बीजवपन काल कहा है। ठीक है, जो विश्वनाथ प्रसाद जी हैं उन्होंने क्या कहा है, वीर काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीर गाथा काल का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये सी राइट हो जाएगा, भागीरथ मिश्र ने कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है। तो ये किसने किया है, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने किया है। ठीक है, बीजवपन काल का नामकरण किसने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ इसमें भी देखो ये फिर से रिपीट हुआ है कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है। तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल का वीर काल का नामकरण मैंने आपको बताया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है, आदिकाल को वीर काल कहा है। तो ये क्या हो जाएगा, TGT 2003 में आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो ये हमारा कौन सा आदिकाल, मैंने आपको बताया था कि यही फेमस और यही फेमस है। तो ये किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से नाम आदिकाल नहीं है, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। तो देखो वीर गाथा काल है, बिल्कुल है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। चारण काल है, बिल्कुल है। सिद्ध सामंत काल है, बिल्कुल है, लेकिन गद्य काल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। तो मिश्र बंधु ने कहा है। अभी अभी हमें पढ़ के हम इन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेनी चाहिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों को उड़ाते चलेंगे। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे से करते चलेंगे। देखो उपयुक्त प्रश्न को देखो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था। ठीक है, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि मिश्र बंधु तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है और विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही है, अतः प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है कि अगर मान लो ये आपको पूछा जाए कि भाई जो यही क्वेश्चन पूछा जाए उनमें ना जो दोनों ही दे दिए जाएं, ठीक है, ऑप्शन, तो वो डाउट हो सकता है इस पर। लेकिन अगर इसमें आपको पूछा गया है प्रारंभिक काल, ठीक है, और इसमें क्या गया है मिश्र बंधु है और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने ही यही माना आरंभिक काल या प्रारंभिक काल। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एक आ जाए तो एक ही ठीक होगा। अगर इसी ऑप्शन में गणपति चंद्रगुप्त भी आ जाता है तो दिक्कत होती, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है।
ठीक है। इन्होंने क्या है फर्स्ट टाइम जो आंसर की दी थी तो उसमें गलत दे दिया था, क्योंकि उनको लगा कि भाई जो है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था तो वही आंसर करते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो उन्होंने दिया ही नहीं। ऑप्शन में दे रखा मिश्रबंधु, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। तो उन्होंने जब दोबारा आंसर की दी ना तो उसमें क्या दिया, मिश्रबंधु को ठीक कर दिया था। ठीक है। अब देखो ये क्या करना है, हमें सही मिलान करना है। ठीक है, सूची का मिलान सूची 2 से कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था भाई, वीर गाथा काल कहा था। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदिकाल कहा था। राहुल सांस्कृति ING ने क्या कहा था, राहुल सांस्कृति ING ने क्या कहा था भाई, सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है। और विश्वबंधु ने क्या कहा था, प्रारंभिक काल कहा था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 17 ठीक हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं बाद में भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आइए। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन या गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बचन सिंह ने नहीं, शिवशंकर ने नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाँ, और रामचंद्र शुक्ल रसाल ने नहीं। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम इधर पढ़ते हैं। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभाजित किया है। देखो गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925 संवत है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान 1925 से 1950। गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान संवत 1975 से। ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ लिए हैं, क्या पढ़े हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव 1925, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन यानी कि प्रथम उत्थान 1925 से 1950, हिंदी साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 और गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी तृतीय उत्थान वो क्या है 1975 से अब तक कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो कौन सी भाषा है जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होते हैं भाई, वो होते हैं देखो लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत संस्कृत या पाली। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पाली। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं यानी कि अनेक रूप है किसकी, प्राकृत भाषा की। कौन कौन से हैं देखो, उनमें से पाली जो है यानी प्राकृत का संबंध, पाली या प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। यानी पाली या प्राकृत का संबंध किससे, बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा जो है पहुँची और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी पहुँची। प्राकृत भाषा को साहित्य महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है जिसमें अपभ्रंश प्रभावित है? देखो खुमान रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली, जय मयंक जस चंद्रिका। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ये अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। तो ये क्या है, पहली कृति यानी रचना है किसकी, अपभ्रंश में, अपभ्रंश हिंदी में। ठीक है। जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के वे ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। कितने छंद प्राप्त हुए हैं भाई, 43 किसके, खुमान रासों के। इस काव्य में वे कवि का नाम तो
अज्ञात है, यानी कि अभी तक उसका ज्ञात नहीं हुआ, पता नहीं चला है। परंतु एक स्थल पर दलपति विजय को क्या है, खुमाण रासों का क्या कहा जाता है, दलपति विजय शब्द देकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही खुमाण रासों के कवि हैं। ठीक है। और ढोला मारूरा दुहा के कवि कौन है, कल्लोल है। तो ये चीजें है ना भाई याद रखनी है, कई बार आपसे पूछी जाती है कि दलपति विजय की भाई कौन सी रचना, खुमाण रासो। एक खुमाण रासों के रचनाकार कौन है, दलपति विजय। ढोला मारूरा दुहा इसके भी पूछे जाते हैं, तो इसके कवि कौन है, किल्लोल है। ठीक है। ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। ठीक है। चलिए, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो देखो भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास। तो इनमें से हमें बताना है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो लोक भाषा काव्य बताने 11वीं भाषा में रची। देखो जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेलिया, ढोला मारूरा दुहा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ढोला मारूरा दुहा। ये क्या है, लोक भाषा काव्य है। ठीक है। देखो ढोला मारूरा दुहा जो है यह 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। तो लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दुहा है, 11वीं शताब्दी में रचित है। दुहा घना पुराना अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। ठीक है। दुहा मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, तो क्या है भाई शालीभद्र सूरी की रचना का, नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली, स्मृतिगण रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, बी भरतेश्वर बाहुबली रास। कैसे, देखो शालीभद्र सूरी जो है उनकी रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है। याद रख लेना, शालीभद्र सूरी की जो रचना है वो कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई थी। किसकी, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में की गई शालीभद्र सूरी ने। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है, शालीभद्र सूरी, आस्कू, नरपति नाहले, दलपति विजय। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि पंच पांडव रचित चरित रास जो है किसके द्वारा लिखी गई है, शालीभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। अब देखो इसके क्या कैसे लिखी गई है इसके बारे में पढ़ते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है, शालीभद्र सूरी हैं नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। ये क्या है, जैन आचार्य हैं और उच्च कोटि के कवि हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो क्वेश्चन आ सकता है रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किस रचना को माना गया है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास, और किसकी रचना है, शालीभद्र सूरी की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। भाई किसने किया है, पतंजलि ने। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अपभ्रंश शब्द का उल्लेख जो है महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। ठीक है। अब देखो अवहट भाषा से तात्पर्य है, अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश। तो अवहट भाषा कौन सी होती है, ग्रामीण अपभ्रंश होती है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या फिर परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी कि ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अदम्मान, अब्दुल रहमान, संदेश रासक या संदेश रास्य,
दामोदर पंडित की कौन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वरी की कौन सी है, ज्योतिश्वरी ठाकुर यानी वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता आदि हैं। अवहट में शिक्षा भाषा के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट में शिक्षा भाषा के लिए कौन सा रूप मिलता है भाई? अवहट में शिक्षा भाषा के लिए देखो, शिक्षा कुछ नहीं होता, शीशा भी नहीं होता, ठीक है, सिक्खा भी नहीं होता, सिक्खा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। इसके बारे में देखो क्या लिखा गया है कि भाषा अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट का नाम दिया गया। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या दिया गया? अवहट का नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा शब्द का प्रयोग किया गया। नहीं, अगर शिक्षा की जगह क्या लिया गया है? सिक्खा लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है भाई? कबीर है, सरहपाद है, सूरदास है, विद्यापति है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। सी क्या है? सरहपाद। ये किसके द्वारा है? ये राहुल संस्कृति ING के द्वारा जो है हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपाद जी, ठीक है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है कि भाई अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है, ठीक है। राहुल संस्कृति ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। किनका? जो सरहपा है इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र था। और उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म या पद्म वज्र का नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। 84 क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कितने होते हैं? 84 होते हैं। तो 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा का आरंभिक हिंदी है। बोलचाल की भाषा कौन सी है? जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। सरहपाद जी को रचनाओं का संपादन राहुल संस्कृति ने दोहा कोश के नाम से किया है। तो याद रखना है कि भाई राहुल संस्कृति ING ने रचनाओं का संपादन के जो सरहपाद जी की रचनाओं का संपादन है वो किससे किया है? दोहा कोश नाम से किया है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में कि भाई डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि या स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को क्या करते हैं? हिंदी का प्रथम कवि। और अगर गणपति चंद्रगुप्त किसको करते हैं? शालिभद्र सूरी को करते हैं। और जो राहुल संस्कृति ING है वो किसको करते हैं? वो सरहपा को करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, उनके अनुसार कौन है? जो है शालिभद्र सूरी है जो कि प्रथम कवि हैं, ठीक है। सिद्धों का प्रथम कवि, अब सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, कणहपा, गुंडरीपा या शेरपा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सरहपा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि राहुल संस्कृति IN के अनुसार सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को माना है। राहुल जी कौन है? राहुल संस्कृति IN को, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, शबरपा, देवसेन, कबीर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, देवसेन। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? देवसेन है। किसके अनुसार? अरे सॉरी, देवसेन बोल रही हूँ, देवसेन नहीं, सरहपा जी है। और ये राहुल संस्कृति IN के अनुसार है, ठीक है। तो सॉरी भाई, माफ़ कर देना, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है A राइट है, सरहपा जी। और ये किसके द्वारा है? ये राहुल संस्कृति ING के द्वारा है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो जो स्वयंभू है इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इनको माना है राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। राहुल संस्कृति ING ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? राहुल संस्कृति ING ने हिंदी का प्रथम कवि माना है जो है सरहपा है, उनको माना है। और जो स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन से है भाई?
सरहपा, शबरपा, लईपा या कणहपा। लईपा नहीं, लुईपा होता है ये। तो इनमें से सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो ये जो सरहपा है ये क्या है? सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है भाई? अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 1 पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृताभास अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 3 साहित्यिक अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 4 है परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो ये केवीएस में आया हुआ है भाई। ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें आया हुआ 2014 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि है पुरानी हिंदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरकालीन अपभ्रंश। और कुछ लोग क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी भी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नई तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया और रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी काल को ही क्या प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य के किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभी पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पुरानी हिंदी का नामकरण हमारा किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। तो पुरानी हिंदी का हमने अभी पढ़ा था ना। ठीक है, लेकिन इसके कवि का नाम नहीं पढ़ा था। तो ये नामकरण हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी है, कि उत्तर अपभ्रंश जो है वो ही क्या है? पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसको? राजा मुंज को। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचना को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ये हो जाते हैं राजा भुंज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपभ्रंश वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। तो पुष्पदंत को नहीं कहा जाता, शालिभद्र सूर्य को नहीं कहा जाता, धनपाल को नहीं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन सा हो जाएगा? स्वयंभू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि जो स्वयंभू है 8वीं शताब्दी में है, निर्विवाद रूप में अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। ठीक है, कौन माने गए अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि? स्वयंभू माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौम चर्यु 5 कांड और 83 सिंधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। टीजीटी 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे भाई? स्वयंभू थे। कौन थे? स्वयंभू थे। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। ठीक है, पीजीटी 2011 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयंभू की कीर्ति का क्या नाम है? स्वयंभू की रचना जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी पौमचर्यु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु किसकी रचना है भाई? ये है
अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबदाई। तो हमने ये पढ़ा था स्वयंभू की रचना है पौंचर्यू। ठीक है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो कौन सी में लिखा है? तो ये लिखा है डी, पौंचर्यू में लिखा है कि जो सीता जैन है परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो पौंचर्यू है स्वयंभूकृत चरित काव्य है, यानी स्वयंभू द्वारा रचित है। यह 5 कांडों में विभक्त है। कौन कौन से? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के बाद सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया गया था। ठीक है, लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि मैं अपनी स्थितियों का पताका फहराऊंगी, यानी कि भाई वो सही है। ठीक है, तो उसको मैं बताकर ही रहूंगी। यदि आग समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? ये लिखा गया है पौंचर्यू में। चलिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, भविष्यत कहा। तो ये है लौकिक चरित काव्य है। योगासर नहीं है, पाहुड़ दोहा नहीं है, परमात्मा प्रकाश नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित, चरित्र मीन्स चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई चरित्र काव्य भी रचे गए थे, जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था या किसी लोक कथा के लिए लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है भाई? अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुष्पदंत को माना जाता है। अपभ्रंश का बहुभूति पुष्पदंत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो देखो, महापुराण है, जसहरचर्यू है, जय कुमार चर्यू है और पौंचर्यू नहीं है। क्योंकि पौंचर्यू किसकी है? स्वयंभू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो पौंचर्यू है पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 रचनाएं रिठनेमी चरित एवं तथा स्वयंभू छंद है। पुष्पदंत की रचनाएं मिलती हैं महापुराण, जय कुमार चर्यू तथा जसहरचर्यू में। ठीक है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है स्वयंभू कवि की? पौंचर्यू, रिठनेमी चर्यू, स्वयंभू चर्यू छंद और महापुराण। तो कौन सी नहीं है? देखो एनवीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो स्वयंभू की कौन सी? देखो पौंचर्यू है इसकी, ठीक है, रिठनेमी चर्यू है, स्वयंभू छंद, लेकिन महापुराण नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन वाले कवि हैं। खड़ी बोली में काव्य सर्जन यानी खड़ी बोली में सबसे पहले किसने कविता जो है रचित है, किसके द्वारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, जो कि है अमीर खुसरो। तो काव्य सर्जन खड़ी बोली में सबसे पहले रचित करने वाले अमीर खुसरो हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखनी तथा गज़ल इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले, तो अभी हमने पढ़ा था अमीर खुसरो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो भी अमीर खुसरो जी ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों का उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी चौहान की वीरता का वर्णन नहीं, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन नहीं, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, यही होना चाहिए इसका उद्देश्य। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कैसे, एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़ी विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाली वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही क्या है उपलब्ध है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भाई निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? कौन शिलांकित कृति है? देखो, पहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगनम, वर्ण रत्नाकर। तो कौन सा हो जाएगा? राउल वेल। ये क्या है? शिलांकित कृति है। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। शिलांकित कृति यानी राउल वेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउलवेल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति का रचयिता कौन है? रोड़ा नामक कवि माना जाता है। तो रोड़ा जो कवि है उन्होंने क्या लिखी है? राउलवेल लिखी है। ठीक है, और कहाँ पे है? शिलांकित। ठीक है, राउलवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन के श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें जो राजस्थानी है वो प्रधान है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, राउल बेल किस तरह की रचना है? तो राउल बेल जो है वो किस तरह की रचना है भाई? वो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू। ठीक है, तो ये मिश्रित चंपू का वह है राउल बेल। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण ग्रंथ मैंने आपको बताया था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है एक प्रकार का। कैसे है देखो, पढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इसी पुस्तक से सिद्ध होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैथिली हिंदी में रचित पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली हिंदी में रचित है और ये किसकी है? ये सुनीति कुमार चटर्जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ किसका है? यह ग्रंथ है। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो होता है ये किसका ग्रंथ है? तो ये है हमारे व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि व्याकरण ग्रंथ है, याद रखनी है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की जो है ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है, डिंगल पिंगल है या अवधि है? तो इनमें से कौन सी है भाई? इनमें से ऑप्शन नंबर 1 है, ब्रिज भाषा है आदिकाल की। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या कहा गया है कि डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था। ठीक है, आदिकाल में विकास हुआ था किसका? काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा किया। ये शैलियाँ डिंगल पिंगल। ठीक है, तो कौन सी है? डिंगल पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भाव के अभिव्यंजना में पिंगल शैली का प्रयोग होता था। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इसी शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसकी ब्रज भाषा में विलग्न हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते थे वे भूल
करते थे। वस्तुतः राजस्थान में आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चरणों में भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनका प्रयोग ही वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की ब्रिज भाषा क्या है, आदिकाल की भाषा क्या है, ब्रिज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की जो है अवधि मध्यकाल की भाषा है। इसमें है ना, देखो आप ये कंफ्यूज मत होना कि डिंगल पिंगल इसमें दे रखा है, लेकिन डिंगल पिंगल है ना भाषा नहीं है, डिंगल पिंगल क्या है, शैली है, ठीक है। और आदिकाल की इन्होंने क्या पूछा, भाषा पूछा, तो भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा, तो यूं याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, जो रासो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं डिंगल पिंगल में, ठीक है। तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल शैलियों में लिखे गए हैं। एक चीज़ और देखो, डिंगल क्या होता है, डिंगल है वो भाषा होती है जो कि है ना बोलने में, मतलब कि जो कि सुनने में क्या है, कड़वी लगती है, कर्कश लगती है, ठीक है। और जो पिंगल भाषा होती है वो क्या होती है, कर्णप्रिय होती है, यानी कि कानों को सुनने में प्रिय होती है, अच्छी लगती है, ठीक है। तो जो डिंगल भाषा है, जो डिंगल शैली है, इस प्रकार की भाषा वो कड़वी थी, कर्कश वाणी थी, तो वो क्या हो गई, वो लुप्त होती चली गई, ठीक है। और उसी प्रकार जो पिंगल भाषा है वो क्या हो गई, उसका जो है विकास बढ़ता गया और बढ़ के क्या बन गई है, ब्रिज भाषा में मतलब चली गई और ब्रिज भाषा बन गई, इसका विकास होते होते ये ब्रिज भाषा बन गई। और जो डिंगल शैली थी, डिंगल शैली जो थी वो कड़वी थी, कर्कश वाणी थी उसकी, तो वो क्या होगी, वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई क्योंकि वो पसंद ही नहीं थी लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है भाई, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, रासो साहित्य जो है चारण साहित्य का दूसरा नाम है। पढ़ते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन राम कुमार वर्मा, एक डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा है, चाहे साहित्य काल, चारण काल का है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा को। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आशयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को 12 रचनाओं को उल्लेख किया और ये वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके प्रमुख हैं विजयपाल रासो, नरसिंह कृत, ऐसे कहते हैं ना, नरसिंह नालय, ठीक है, तो वो किसकी, विजयपाल रासो की इनकी। हमीर रासो, शारंगधर कृत, खुमान रासो, दलपति विजय कृत और बिसल देव रासो जो है ये किसके हैं, नरपति नालय कृत, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा और परमाल रासो जगनीकृत, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। विजयपाल रासो नरसिंह नालय, ठीक है, जो नरसिंह कृत, और हमीर रासो शारंगधर कृत, खुमान रासो दलपति विजय कृत, बिसल देव रासो नरपति नालय कृत और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत, परमाल रासो जगनी कृत, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, चलिए। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, कितने का, 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहपा, शबरपा, लुईपा, वीरूपा, डोम्भिया, कणहपा, कुकरीपा आदि सिद्ध कवि हैं। तो आपसे अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि इनमें से सिद्ध कवि कौन सा नहीं है, तो आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं, ठीक है, जो नाथपंथी योगी हैं वो अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ जी जो हैं, गोरखनाथ द्वारा रचित कृतियाँ हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षक कल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जो जैन साहित्य है वो किस में मिलते हैं, प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अग्रचंद्र नाहटा थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इनकी कितनी संख्या बताई जाती है, इनकी 12 संख्या बताई जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं ना, अगर आप मान लो भाई आपके पास टाइम कम है, ठीक है, वीडियो देखने का ही, तो आप क्या करोगे, ये जो इस तरीके से बताया गया ना, जैसे ये चीज़ें बताई जाती हैं पूरी ये, तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, ये चीज़ें पढ़ लो,
ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो में ये चीज़ें भी पॉज करके पढ़ लेते हो या फिर जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन भी लेते हो ना, तो भी आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगी, आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप अपना जैसे भी देखो, या तो आप स्पीड पे करके देखोगे या फिर आप क्या करोगे, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर ना देख के खाली ये चीज़ें भी पढ़ लोगे तो भी बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप पूरी वीडियो देखो ताकि आपको पता लगे कि इनसे है ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। देखो, विरूपा है, कर्णहपा है, कुकरीपा है, लेकिन शारंगधर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देखो क्या है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है। तो आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा, जनजीवन से हटकर राजाओं और वीरताओं का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना और वृत्त में से किस प्रकार का नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि भाई आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा चुका है, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वीर गाथा कालीन रासों काव्यों में निम्नलिखित में से किस काव्य का वर्णन नहीं है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है आश्रयदाताओं का अतिरंजनात्मक पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि वीर गाथा कालीन रासों काव्यों में श्री कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। ठीक है, इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनात्मक पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ठीक है, और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। सिर्फ ये पूछ लेना कि भाई हिंदी साहित्य के ये जो 700 से 14 इसको क्या नाम दिया गया है। तो ये कौन सा था, चारण काल था। तो ग्रियर्सन द्वारा जो हमारा आदिकाल है उसको क्या कहा गया है, चारण काल कहा जाता था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का नाम दिया है। ठीक है, वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास से स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी उद्धृत मिला है, यानी कि अधिकतर कृतियों में। ठीक है, जिससे उसे चारण काल कहा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा, यानी कि अगर आप यूपी की देखें, यूपी की जो है तो उसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो इस प्रकार में 700 से 1400 ईस्वी में कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है अगर आप यूपी का कोई पेपर दे रहे हो, क्योंकि अभी है ना, अभी LT ग्रेड यूपी के निकले हुए हैं फॉर्म, तो उसमें अगर आ जाए तो आप पहली बात तो है ना, जिसको नहीं पता है वो देख लो कि भाई यूपी की LT ग्रेड की फॉर्म जो है 28 तारीख से निकलने स्टार्ट होंगे, यानी आज से ही, आजकल में ही। ठीक है, तो जिसने भी जो मतलब कि एलिजिबल है तो वो भर सकता है। ठीक है, और उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो आपने याद करने हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कई बार है ना, अगर आपको यहाँ पे 700 से 1300 मिल जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक होगा, और 700 से 1400 भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है। जो बीसलदेव रासो उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गेय। गेय मीन्स गाने की। ठीक है, गेय मीन्स कौन सी होती है, गाने की, जो है गेय पद परंपरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आदिकाल में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य है। ठीक है, इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और राजा के अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना किसने, नरपति नालय ने 1155 में की थी। बीसलदेव रासो की नरपति नालय ने की थी। कब, 1155 में। बीसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इस सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य के प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या कहा कि बीसलदेव रासो के रचयिता। तो बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है भाई, तो देखो
चंद्रप्रदाय नहीं है, जगनिक नहीं है, स्वयंभू भी नहीं है, तो नरपति नाले जो है बिसलदेव रासो की रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन वही है, नरपति नाले बिसलदेव रासो की रचयिता। देखिए अब देखो, रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट हो जाएगा, बिसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस है? रस न होकर श्रृंगार रस है, विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, तो ये बिसलदेव रासो ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी और बार बार क्वेश्चन या पेपर में आई हुई है ये। ठीक है, पढ़ते हैं। राजमती की रूट कर बिसलदेव कहाँ गया था? यानी जो राजमती उससे रूट कर जो है बिसलदेव कहाँ गया था? तो वो गया था उड़ीसा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बिसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के पुत्र चौहान जो हैं बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रयुक्त की गई। सरस शैली, ये चीज़ याद रख लेना, आ सकती है, बार बार रिपीट हो रही है ना ये। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा, अब जो है उड़ीसा हो गया है, चला गया था। 12 वर्षों तक राजमती उसके पुत्र से दुखी रहती है, विरह से दुखी रहती है, यानी कि जो वो अलग हो गए थे ना, विरह वियोग, उससे दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में दर्शाया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो आलाखंड जो है किसको कहा जाता है? तो आलाखंड है ना, वो है हमारा जगनिक का परमाल रासो। तो चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो आलाखंड में नहीं जाना जाता। ठीक है, उसके बाद नरपति नाले भी नहीं जाना जाता, दलपति विजय का कुमार रासो नहीं। जगनिक का परमाल रासो जो है ये क्या है? आलाखंड में के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है? जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आला और उदल की वीरता गाथा पर उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने जिस आलाखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? अभी मैंने आपको बताया था परमाल रासो, ये किसकी है? जगनिक की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलय और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। आलय और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो देखो, भटकेदार, श्रीधर, जगनिक या चंद्रप्रदाय। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जगनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है ना, आला से याद रख लेना। देखो, आला से आपको याद आना चाहिए जगनिक और जगनिक से आपको याद आना चाहिए परमाल। ठीक है, रासो, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो ये परमाल रासो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, कौन सा है? परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो ए है। ठीक है, उसके बाद परमाल रासो काव्यकृति का काव्य नाम क्या है? परमाल रासो काव्यकृति का जो है मतलब किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगी हमारी जगनिक की। ठीक है, आलय और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। अब आलय ही बता दिया, जब आलय और उदल, तो ये आलय नाम लेते ही हम परमाल रासो में चले जाएंगे। ठीक है, आगे है कि कवि जगनिक की रचना का नाम आलाखंड है। परमाल रासो नहीं दिखा तो आलाखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। 12 बरिस, ये देखो ये आया क्वेश्चन कि 12 बरिस लो कुकर जीवे ओ 13 बरस लो दिए श्रियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को दिखा। किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है भाई? ये है आलय। ठीक है, आलय की विधा की रचना है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए,
कि उपयुक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासों से ली गई है। किससे ली गई है? परमाल रासों से। इसमें आलय और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आला विधा है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, देखो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आता है भाई, बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1885 में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय जो खंड है तथा 16,306 छंद है, यानी कि 69 समय यानी कि 69 खंड और 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्धि पृथ्वीराज रासो जो है 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय खंड है। इस संस्करण में हस्तलिखित लिपियां जो हैं वो भी क्या है? बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को क्या है? शास्त्रीय भाषा ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वी की उनकी प्रेमिका संयोगिता के प्रेरणा या युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के राजकवि ही नहीं बल्कि क्या कहलाते हैं? उन्हें वे सखा सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। ठीक है, तो ये चीज़ें है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये है ना आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा सकती भी हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें है ना अगर इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन आ जाए ना तो आप मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन इससे बाहर है। अगर आपके पेपर में आदिकाल से कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए इस वीडियो से, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर से आना है। आप आदिकाल के लिए तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है भाई? चंद्रबरदाई। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। अभी इसमें पृथ्वीराज रासो के रचयिता नाम चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये हमें बताना है कि चंद्रबरदाई जो है किसके दरबारी कवि थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान के थे और इसी के नाम पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो वो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को क्या माना जाता है? प्रथम महाकाव्य, और प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो इन्होंने क्या दिया गया है कि भाई हमें मैच करना है। तो बीसलदेव रासो किसकी है? सबसे पहले तो जो इजी है ना वो देखो, पृथ्वीराज रासो अभी हम पढ़ के आए हैं चंद्रबरदाई की। ठीक है, उसके बाद जो परमाल रासो है वो जगनीक की है। खुमाण रासो किसकी है? दलपति विजय की है। एक मिनट, खुमाण रासो दलपति विजय और बीसलदेव रासो किसकी है? नरपति नालय की है। तो इस प्रकार से हमारे जो है ऑप्शन मैच हो जाएंगे। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। जो बीसलदेव रासो है, देखो इसमें बताया गया बीसलदेव रासो नरपति नालय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनीक, खुमाण रासो दलपति विजय। तो हमारा ऑप्शन जो थे वो बिल्कुल ठीक थे जो मैंने आपको बताई थी। देखो खुमाण रासो के रचयिता कौन है? खुमाण रासो के रचयिता कौन है भाई? दलपति विजय, जगनीक, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो खुमाण रासो जो है दलपति विजय है। जगनीक का कौन है? परमाल रासो। चंद्रबरदाई का कौन है? मतलब कि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, चलिए। और विद्यापति की जैसे कुछ रचनाएं हैं, कीर्ति पता, कीर्ति लता का, तो ये विद्यापति जी की हैं। ठीक है,
आगे देखिए 91 है क्वेश्चन कि आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो क्या नहीं है भाई? जैन साहित्य, सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो पीजीटी में आया हुआ है 2004 में ये क्वेश्चन। तो कौन सा हो जाएगा? सिख साहित्य जो है ये आदिकाल हिंदी काव्य धारा में नहीं है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य। ठीक है, सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है सिख साहित्य है। बाकी जैन, सिद्ध, नाथ ये सारे क्या हैं? ये आदिकाल में मिलते हैं। अब देखिए 92 है क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि भाई संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? किसने किया था? तो वीर गाथा काल के रूप में आप खुद ही बता दो कि किसने किया था। कि भाई ये किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि सबसे पहले हमारे यही क्वेश्चन था नामकरण का। ठीक है, 93 में देखते हैं। 93 क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 ये क्या है? सर्वमान्य है। बाकी तो औरों ने भी बहुत बताई है, तो ये है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देख लेना है कि भाई आपको ये यहाँ पे भी 1050 है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1375 यहाँ पे भी। तो मैंने 1 क्यों लगाया? क्योंकि है ना विक्रम संवत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईस्वी होता है। ठीक है, कि 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई इन्होंने तो नहीं कहा है, लेकिन मैं बताती हूँ कि आपको अगर ये आज ईस्वी आ जाए तो ईस्वी नहीं होगा, ये होगा हमारा विक्रम संवत है। ठीक है, 1050 से 1350 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो क्या है कि निम्न में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो वीर गाथा काल की रचना कौन सी नहीं है? संदेश शासक, आलाखंड, जय मयंक, जस चंद्रिका और भक्तमाल। तो हमारा कौन सा हो जाए? देखो अभी हमने संदेश शासक की बात की, आलाखंड की बात की, जय मयंक, जस चंद्रिका की बात की, लेकिन भक्तमाल की बात नहीं की। तो इसके बारे में अब पढ़ते हैं। देखिए जो नाभादास भक्ति काल के कवि थे। कौन थे? नाभादास। तो वो रीतिकाल अभी हमें पढ़ा था। अभी ये भक्ति काल के क्वेश्चन आ गया कि भाई नाभादास जो है भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना क्या थी? भक्तमाल थी। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र जो है 1316 छप्परों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल के सुमेरु कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है भक्तमाल का सुमेरु किसे कहा गया है? तुलसीदास जी को कहा गया है। किसमें? भक्तमाल में। संदेश शासक अब्दुल रहमान की रचना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि यार संदेश शासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। और जय मयंक, जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? देखो चंद्रबरदाई है, जगनिक है, दलपति विजय, लेकिन नाभादास नहीं है, क्योंकि नाभादास भक्ति काल का है। इसके बारे में पढ़ते हैं। नाभादास जो है भक्ति काली, और भक्ति काल में भी किसके? सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के हैं। अब देखो इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? हमें ये बताना है इनमें से रचना जो है आदिकाल की कौन सी है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक या भ्रमर की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यापति पदावली। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो पदावली है ये आदिकाल की रचना है। किसकी है? आदिकाल की रचना है, जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति के श्रृंगार से परिपूर्ण है। तो पदावली जो है विद्यापति की रचना है और कौन से समय की? आदिकाल की ही है। इसमें जो राधा कृष्ण हैं उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। और सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत जो है भक्ति काल की रचना है, लेकिन जो ये पदावली है ये आदिकाल की रचना है। याद रखना आप लोगों ने। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, करुण और वीर। तो हमारा कौन सा है? आदिकाल में कौन सा रस प्रमुख है? वीर रस है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एक बार। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी भी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का। और एक और कथन है कि राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इसी काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्म ग्रंथों की प्रधानता रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो हमारे विद्यापति जी हैं, उन्होंने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की। कितने की है? 14 ग्रंथों की रचना की है। किसने? विद्यापति जी ने। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में मिलती हैं। किसमें मिलती है? संस्कृत एवं अवहट में मिलती हैं विद्यापति की अधिकांश रचनाएं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी अवहट रचनाएं हैं। कीर्तिपता और कीर्तिलता का जो है इनकी अवहट रचनाएं, अवहट भाषा की रचनाएं हैं। किनकी? विद्यापति की। इनकी देखो स्टार्टिंग में संस्कृत एवं अवहट में है और खाली कीर्तिपता और कीर्तिलता का अवहट में है। इसकी तीसरी रचना जो पदावली है वो ब्रिज भाषा में मिश्रित मैथिली, ब्रिज भाषा भी है, मैथिली भी है, दोनों मिश्रित हैं। इनमें कीर्तिपता का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा जो है अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसर सार। आगे बढ़ते हैं। गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वृष कर्तय और गया पतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथ कितने हैं? 14 ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद जो हैं वो किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित है। KVS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो कौन सी थी भाई? कीर्तिपता का थी। ठीक है, ऊपर से पढ़ के आए हैं तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाई? तो मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहलाई? तो वो कौन सी थी भाई? वो पदावली थी जिस पर ये मैथिल कोकिल कहलाई। देखो, कीर्तिलता भी नहीं की है, कीर्तिपता का भी नहीं की है, लेकिन जो पदावली है ना ये जो है इसके आधार पर ये मैथिल कोकिल कहलाई। तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके बारे में देखो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। इन्होंने अपने ही समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के थे, तो ये भी आ सकता है, और नायक नायिका और राधा कृष्ण हैं जिनमें। आगे देख रहे हैं। देसिल बना सब्जन मीठा, देसिल बना सब्जन मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो ये किसने कही? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान कवि हूँ। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई जो प्रस्तुत उक्ति है विद्यापति की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको क्या है? मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम क्या है? विद्यापति ठाकुर था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ 112 या 120 कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनव जयदेव की जो है उपाधि है वो किसको मिली हुई है? विद्यापति, सूरदास, नंददास या कुम्भनदास? तो ये किसकी है? ये ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यापति जी की है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है कि विद्यापति ने ओइनवार राजवंश, कौन सा? ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे थे। इनकी गीतों के भाव, वैशिष्ट्य एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया है। ठीक है, याद रह जाएगा, नहीं याद रह जाएगा तो दोबारा से पढ़ लेना।
किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा, तो वो है हमारे विद्यापति जी। इनको क्या माना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो नाथपंथी साधकों में कौन सा शामिल नहीं है? जलंदीपाव, भरथरी, कणहपा, चूर्णकरनाथ। देखो सबसे अलग भी यही है, और ये जो है ये शामिल नहीं है नाथपंथी में, तो कणहपा हो जाएगा। अब कणहपा किस में है भाई? नाथपंथी में नहीं है, तो ये किस में है? ये सिद्धों में पाया जाता है। देखो कणहपा, शबरपा, शबरपा को ही सरहपा भी कहते हैं, लुईपा, डोम्भीपा, कुकरीपा आदि सिद्ध का साहित्य के कवि हैं। नाथ नहीं है, ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य में कौन कौन से हैं जिन कवियों का योगदान दिया? नाथ में चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चूर्णकरनाथ, भरथरी, जलंधरीपाव आदि प्रसिद्ध कवि ये नाथ पंथ हैं, और ये सिद्ध पंथ हैं, याद रख लेना। 106 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? सरहपा, कुकरिया, शबरपा या गोपीचंद। तो कौन सा हो जाएगा? देखो भाई ये LT ग्रेड का है, UPPSC, तो अभी LT ग्रेड के LT ग्रेड के जो है फॉर्म निकलेंगे, जिसको भी भरना है ना भर दो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये दूसरा स्टेट है, तो आपको बस ये देखना है कि भाई निकले हुए हैं फॉर्म, क्योंकि है ना टीचिंग के फॉर्म बहुत ही कम निकलते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे मैं आपको बोल रही हूँ UPLT ग्रेड के फॉर्म निकलेंगे, जिसने नहीं भरे हैं तो वो भर देना प्लीज़, और अपना अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं? अभी अभी हमने पढ़ा था, सरहपा का है, शबरपा का है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा कुकरिया का भी है, लेकिन गोपीचंद है इसका नहीं है, ये नाथ पंथ में आता है, ठीक है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य से है, तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, चूर्णकरनाथ। तो नाथ पंथ के प्रणेता देखो इनमें से हमारा जो वो कौन सा? आदिनाथ जो है नाथ पंथ के प्रणेता थे। सारे ही देखो सारे नाथ पंथ के ही हैं ये, लेकिन प्रणेता अगर पूछा जाए तो आदिनाथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। किसके लिए? यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है? भगवान शंकर का अवतार। नाथ संप्रदाय के आदिनाथ को शंकर का अवतार माना जाता है, भगवान शंकर का, इसीलिए इनको क्या कहा गया? प्रणेता माना गया है। इस संप्रदाय में नयनाथ, गोरक्षनाथ और ज्वलेंद्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भरात्रनाथ, गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे, जो गोरखनाथ है उनके गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ जो है उनके गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चूर्णकरनाथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, और ये क्वेश्चन में आया हुआ है आपके PYQ में एस्टेट के, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। नाथ पंथ को चलाने का श्रेय मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को। किसको? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभ करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता कौन है, तो गोरखनाथ है, और गोरखनाथ जो के गुरु ही क्या है? मत्स्येंद्रनाथ है। तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ है, ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? जो नाथ संप्रदाय उसमें हठ योग का अर्थ क्या होता है? तो कठिन साधना, अड़िग योग साधना, हठपूर्व क्या है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्र, यानी दोनों का योग, सूर्य और चंद्र का योग, ठीक है। सूर्य और चंद्र का योग अगर आपसे पूछा जाए तो वो हठ योग कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो कि भाई गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। किसने दिया था? गोरखनाथ ने। हठ योग के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य होता है और ठय का अर्थ क्या होता है? चंद्र होता है। इन दोनों को योग ही क्या बनता है? हठ योग होता है। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। चलिए आगे चलते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, वज्र, ठीक है। इसका अगर ये दिया गया है तो इसकी हमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई होगी, और एक्सप्लेनेशन दी है तो क्यों ना हम पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार
लौकिक एवं भौतिकवादिक था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विधारधारा ने भी उनको अपनी कालगिन में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने का, काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों ने उनके विषय को तो उनके पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रियां जो है उनको अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्थ अध्यात्मकवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल और सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशी चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधि चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणता की अद्वैतता है। इस चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा, जो राग है करुणाभूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने का महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से ही समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? यानी सिद्ध कवि जो है उनकी भाषा कौन सी थी जो उन्होंने यूज़ की थी? डिंगल भी नहीं थी, वो हट भी नहीं थी और अपभ्रंश भी नहीं थी, संधा थी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि संधा भाषा क्या थी। देखिए, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं लिखी हैं। किसमें? संधा भाषा शैली में। संधा भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाले का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि संधा भाषा जो है वो क्या है? अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सिद्ध साहित्य के विषय में देखो, सिद्ध साहित्य का झुकाव जो है सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है। सिद्ध साहित्य की इन्होंने पूछा नहीं, सत्य नहीं है, तो देखो ये क्या है? सिद्ध साहित्य का जो साधना की ओर है, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, बिल्कुल ठीक है। और सरहपा किसके अनुसार है? राहुल संस्कृत यायन के अनुसार। सिद्ध साहित्य का रचना चर्यापाद इन दोहों में हुई है, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध साहित्य का वर्णन पिंगल भाषा में हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं शूरसेन तथा राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश मान देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ, अतः विकल्प जो डी है वो असत्य है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे 113 क्वेश्चन थे आपके पूरे आदिकाल से। मैंने आपके पूरे आदिकाल को इसमें निचोड़ हो गया है और सभी क्वेश्चन आ गए हैं। जो आदिकाल में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारे नामकरण वगैरह भी, ठीक है, उनके साहित्यक भी कौन कौन से साहित्य प्रवर्तक सब कुछ आ गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो है आदिकाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से अगर आपके पास आदिकाल से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपको भी ये लगा होगा कि इससे बाहर कोई भी वीडियो जो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बने और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे ऐसा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपनी जो है तैयारी करते रहिए और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही निचोड़ की मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।